हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम कक्षा 11th की मैथ सेट यानी समुच्चय को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर दिया है और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे रिक्त समुच्चय कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसको क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को सिर्फ मंझले कोष्ठक के द्वारा, उसमें कोई भी अवयव नहीं होता, उससे व्यक्त करते हैं या फाई से व्यक्त किया जाता है। और रिक्त समुच्चय को हम लोग शून्य समुच्चय भी कह सकते हैं। रिक्त समुच्चय को क्या कहा जा सकता है? शून्य समुच्चय, शून्य समुच्चय भी कह सकते हैं। और इसमें जो अवयव कोई नहीं होता है, यानी इसको हम इसी तरह से लिख देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। दूसरा समुच्चय हमारा आता है एकल समुच्चय, जिस समुच्चय में मात्र केवल एक अवयव होता है। जिसमें मात्र केवल एक अवयव होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे सिर्फ क्या है? 5 है, करड़ी में मझले कोष्ठक में 5 है और 0 है। अब आप सोचेंगे, क्योंकि देखिए इसमें अगर हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे यह नहीं लगा, तब तो यह रिक्त समुच्चय हमारा कहलाएगा। अगर हम मझला कोष्ठक लगा देते हैं तो इस कोष्ठक में एक अवयव है जो कि क्या है? 5 है। इस वजह से हम क्या कहेंगे? एकल समुच्चय कहेंगे। अब इसमें भी देख सकते हैं, इस मझले कोष्ठक में 0 है, इसका मतलब इसमें एक अवयव है, वह भले ही 0 क्यों ना हो, लेकिन एक अवयव है नहीं, जिसकी वजह से इसको क्या कहा गया है? एकल समुच्चय कहा गया है। रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय हम समझते हैं कि आप समझ चुके होंगे। हम आते हैं परिमित या अपरिमित समुच्चय में कि परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, या उसके अवयवों की संख्या की गिनती समाप्त हो सके, यानी कोई ऐसा अवयव हो जिसकी आप गिनती कर सकें और गिनती जाकर समाप्त हो जाए। समाप्त होने का मतलब से आप कुछ भी काउंट कर रहे हैं, उसका फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में जो भी रहे उसको आप काउंट कर सकें पूरी तरह से, उसको क्या कहेंगे? हम परिमित समुच्चय कहेंगे। और जिसको हम ना ही उसकी कोई संख्या फिक्स हो और ना ही उसको हम काउंट कर पाएँ या गिन पाएँ, उन समुच्चय को हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की संख्या। तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से आ जाते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अंग्रेजी वर्णमाला के तो स्वर इतने ही होंगे। इसको हम मझले कोष्ठक में लिख देंगे तो ये हमारा समुच्चय बन गया। तो यह कौन समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इसमें हम इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 अवयव हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे। अगला एग्जाम्पल दिया गया है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब देखिए 5 के गुणज तो जैसे क्या हो सकते हैं? 5 हो सकता है, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से कितने हो सकते हैं, इसकी आप कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? अपरिमित समुच्चय कहेंगे। क्योंकि यह जो काउंट संख्या है बहुत अनंत तक चलती चली जाएगी, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वह क्या कहलाएगा? अपरिमित। तो आप समझ ही गए होंगे कि परिमित और अपरिमित क्या होता है। जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम गिन सकें, उसको हम क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय है। जिन समुच्चय के अवयव को हम काउंट ना कर सकें, गिन ना सकें या उसकी संख्या ना बता सकें, तो हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार से अब समान समुच्चय या सम समुच्चय की बात आती है तो क्या कहेंगे? यदि समुच्चय ए के सभी अवयव, यानी कोई आपका समुच्चय है ए है और कोई समुच्चय आपका क्या है? बी है। अगर ए के सभी अवयव बी में हो या बी के सभी अवयव ए में हो,
तो वह दोनों कैसे समुच्चय कहलाएंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में ले लिया जाए, मानिए आपका समुच्चय ए है और समुच्चय बी आपका यह है। तो हम देख रहे हैं भले इसमें संख्या जो उसके अवयव हो उसके क्रम आगे पीछे हो सकते हैं, बट इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5, इसमें 7 है तो इसमें भी क्या है? 7 है। तो यह दोनों कैसे समुच्चय कहलाएंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। कैसे समुच्चय कहलाएंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे। तो ये लोग समझ ही गए होंगे। इसको नोट करना है तो वीडियो रोक आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम प्रश्नावली के सवालों पर आते हैं। प्रश्नावली के सवाल में क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय को धारा बताना है। कौन सा रिक्त समुच्चय है? हमको इसमें बताना है कि रिक्त समुच्चय। चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहे हैं कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या हो सकता है? तो पहली चीज़ ये देखिए, जो 2 से कटेगी संख्या वह तो सम होगी, तो विषम संख्या कहाँ से मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। अगर विषम संख्या 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, 11 होगी, 13 होगी, क्या इनमें कोई 2 से कट पाएगा? नहीं कट पाएगा, क्योंकि इन्होंने 2 से भाज्य की बात कही है ना। तो 2 से भाज्य इनमें कोई संख्या कटने वाली नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब कोई अवयव नहीं मिलेगा, तो यह कैसा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। यानी पहला आपका क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। दूसरा इन्होंने क्या कहा है? कह रहे हैं सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। अब अभाज्य तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा एक से बड़ी हो और अपने सिवाय, एक से बड़ी और अपने सिवाय किसी और से न कटे। तो अभाज्य में जैसे हम ले सकते हैं, एक से बड़ी मतलब क्या आएगा? 2 एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, 2 के बाद क्या आता है? 5 आता है। 5 आने के बाद 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है। इसी प्रकार से अभाज्य संख्याएं बढ़ती हैं, लेकिन उसमें सम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम। तो सम में सिर्फ आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, बाकी कोई भी आपको सम अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पे सिर्फ कह सकते हैं कि इसमें एक अवयव मिल गया, यह तो एकल समुच्चय हो गया, क्योंकि इसमें एक अवयव मिला तो यह एकल समुच्चय होगा। लेकिन इन्होंने पूछा है कि रिक्त समुच्चय है, तो हम कह देंगे रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है। जब यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा तो क्या समुच्चय होगा? एकल समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कितने अवयव मिले हैं? एक अवयव मिले हैं। इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी पहले का तीसरा दिया गया है मझले कोष्टक में, x कोलन x एक प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृत संख्या है और इसकी कंडीशन दिया गया है कि वह जो x 5 से छोटा है और साथ ही साथ जो x है वह 7 से बड़ा है। जो x है वह 7 से क्या है? बड़ा है। तो आप ही सोचिए, क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, क्योंकि जो 5 से छोटी हो। 5 से छोटी होने का मतलब कि 1 2 3 4 या इससे ये होगी संख्या नहीं, 1 2 3 या 4। तो क्या इनमें कोई संख्या 7 से बड़ी है? नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय होगा।
क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है, क्योंकि 5 से छोटे का मतलब 1 से 4 तक, और 1 से 4 में कोई 7 से बड़ा हो नहीं सकता है। इसमें कोई भी अवयव नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। अगला इन्होंने चौथा में कहा गया रहा है कि y:y किन्हीं दो समांतर रेखा का उभयनिष्ठ है, किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ है, रेखाओं का उभयनिष्ठ। देखिए, दो समांतर रेखा की इन्होंने बात कही है, तो हम दो समांतर रेखा खींच लेते हैं। यह तो समांतर रेखा हो गई। क्या इन समांतर रेखा कहीं पे जाके एक दूसरे को टच करेंगी, कभी काटेंगी? कभी नहीं, क्योंकि समांतर रेखाएं हमेशा सीधे निकलती चली जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। जब कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा तो यह क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। यह भी आपका क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित में परिमित और अपरिमित छांटना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या छांटना है? परिमित और अपरिमित। हमको परिमित और अपरिमित बताना है। तो पहला इन्होंने बताया है वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो यह बताइए आप, क्या हम वर्ष के महीने नहीं काउंट कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो हम काउंट कर सकते हैं। तो यह क्या कहलाएगा, परिमित कहलाएगा। कौन सा समुच्चय कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। दूसरा इन्होंने क्या कहा है, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। अब देखिए 1, 2, 3 मतलब फिर डॉट 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 का मतलब ये अनंत तक संख्याएं चलती चली जाएंगी, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब इसकी जब खत्म नहीं होगी तो इसको काउंट कहाँ से कर पाएंगे, हम नहीं इसको गिन पाएंगे। तो इसको ऐसे क्या कहलाएगी, अपरिमित कहलाएगा। यह आपका अपरिमित समुच्चय होगा। अगर इसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे तो हमारा क्या कहलाएगी, अपरिमित समुच्चय। तीसरा इन्होंने क्या बताया है, तीसरा इन्होंने बताया है 1, 2, 3 डॉट 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 99, 100। अब देख रहे हैं कि 1 से स्टार्ट है लेकिन लास्ट कहाँ है, 100 तक। तो हम सीधी सी बात जानते हैं, इसमें 100 संख्या होगी, हम इसको काउंट कर सकते हैं। या काउंट कर लेंगे तो यह क्या कहलाएगी, परिमित समुच्चय कहलाएगी। तो यह हमारा परिमित समुच्चय कहलाएगा। चलिए चौथा टॉपिक देखते हैं, चौथा क्या दिया गया है। चौथा में इन्होंने बताया है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े धन पूर्णांक ढेर सारे मिलते चले जाएंगे, 101, 102 इसी तरह करके 103 न जाने कितने मिलते चले जाएंगे। इसकी संख्या कोई निश्चित नहीं है। तो यह क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अगर यह कहते हैं 100 से छोटे धन पूर्णांक, तो इसकी संख्या निश्चित की जा सकती है, क्योंकि यह 100 से लेके 1 तक जाता, फिर 1 से बाद माइनस में संख्याएं नहीं जाती, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, धन पूर्णांक बोला है। तब तो यह परिमित होता, लेकिन इन्होंने 100 से बड़े कहा है, तो जिसकी वजह से यह क्या कहलाएगा, अपरिमित। क्योंकि 100 से बड़ी संख्याएं ना जाने कितनी चली जाएंगी, 102, 103, 104, 105, 106, 107 जाने कहाँ तक, अनंत तक जा सकती हैं। अब हम पांचवा देखेंगे। इन्होंने कहा 99 से छोटे। देखिए इन्होंने छोटे की बात कह दी है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। चलिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय।
तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक को हम निकाल सकते हैं, जिसकी संख्या काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वह 100 से 99 से छोटे 1 के बीच में ही रहेगा ना, तो वह अभाज्य पूर्णांक को हम निकाल सकते हैं। इसलिए क्या हमारा कहलाएगा, यह परिमित समुच्चय कहलाएगा। सीधी सी बात है, अगर आप जिनकी संख्या को काउंट कर सकते हैं उसको हम समुच्चय कह देंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे। जिसकी संख्या को काउंट नहीं कर पाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी परिमित और अपरिमित आपको ही ढूंढना है कि परिमित क्या होगा और अपरिमित, दोनों को छांटना है कि परिमित और अपरिमित क्या होगा। तो पहला इन्होंने क्या कहा है, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय। तो देखिए x अक्ष के समांतर तो अनंत रेखाएं है, जैसे x अक्ष है, आपको पता है कि यह ऐसे होता है, तो इसको हम लोग x अक्ष के नाम से जानते हैं, और ये हमारा क्या होता है, y। तो हम यहाँ पे y नहीं लेंगे, सिर्फ हम क्या लेंगे, x अक्ष। इसके समांतर तो ढेर सारी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जब अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। यह हमारा क्या है, अपरिमित समुच्चय। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 हम जानते हैं। इसी संख्या को काउंट कर सकते हैं, तो यह क्या कहलाएगी, परिमित समुच्चय कहलाएगा। यह हमारा परिमित समुच्चय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। इन्होंने कहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अभी बताया गया था कि उन संख्याओं का समुच्चय, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है। तो देखिए 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, इस तरह से करते करते ना जाने कितने आ जाएंगे। इसकी संख्या को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, हम गिन नहीं पाएंगे कितनी होंगे, तो हम कह देंगे क्या है, यह अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय है। यह अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। हम चौथे की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने कहा है क्या क्वेश्चन नंबर 4 में कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब तो देखिए पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं उसकी भी हम संख्या काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी संख्या एक निश्चित है। जब संख्या को हम काउंट कर सकते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे देखिए इस समय जनसंख्या कितनी है उसकी हम काउंटेशन कर सकते हैं, उसी प्रकार से जानवरों की संख्या का भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जिसकी उसे क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे। अगला है 5वां, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, वृत्तों का समुच्चय। देखिए अगर कोई, यह आपका मूल बिंदु हो गया 0,0, अब इसके केंद्र से होकर जाने वाले न जाने कितने हम वृत्त खींच सकते हैं, ढेर सारे वृत्त खींच सकते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। जब किसकी कोई गिनती नहीं तो उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे,
अपरिमित समुच्चय है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपने बुक में देखते रहिए और बुक साथ में लेकर बैठा करिए, ताकि बोर्ड पे हम साफ साफ नहीं लिखते हैं, जल्दबाजी में लिखने में अच्छा स्पष्ट नहीं दिखाई देते होंगे, तो आप बुक लेके बैठा करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। तो वही a और b बताना है, तो आपको पता होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा क्या कि a बराबर क्या दिया गया है, a कामा b कामा c कामा d, और b बराबर क्या दिया गया है, d कामा c कामा b कामा a। तो इसमें हमको बताना है कि यह समान है या असमान समुच्चय है। तो देखिए ए बी सी डी सब तो अवयव मिल रहे हैं, तो हम कह देंगे सभी अवयव समान हैं। लिख दीजिए ना यहाँ पे, समुच्चय ए और बी के सभी अवयव समान हैं, तो a बराबर क्या होगा, b होगा। अगर सभी अवयव समान नहीं होंगे तो a बराबर b नहीं होगा। दूसरा इन्होंने क्या कहा है, चलिए यहीं पे लिखते हैं। a बराबर इन्होंने क्या कहा है दूसरा में, 4 कामा 8 कामा 12 कामा 16। और बी वाले में इन्होंने क्या कहा है, 8 कामा 4 कामा 16 कामा 18। अब देखते हैं कि इसमें एक में 8 कहा गया, एक में 18 कहा गया है, फिर इसके बाद क्या होता है तब। तो इसमें देखते हैं, इसको हटाइए पहले, 4 है 8 है 8 है 16 है, लेकिन इसमें 12 है, इसमें 4 8 16, हाँ इसमें 12 इसमें 18 है, दोनों अलग अलग मिल गए। तो हम कह सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू b, a जो है b के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें 12 है इसमें 12 नहीं है, इसमें 18 इसमें 18 नहीं है, अलग अलग है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अगला हम देखते हैं तीसरा, इन्होंने क्या कहा है। तीसरा में इन्होंने कहा है 2 4 6 8 10, और b बराबर इन्होंने दिया है मझले कोष्टक में x कोलन x, समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। अब कंडीशन बताया जा रहा है, जो x है वह 10 से छोटा या बराबर है, जो 10 से छोटा या क्या है, बराबर है। सही बात है कि सम होंगे तो 2 होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 से लेकर कहाँ तक है, 10 तक। इन्होंने भी कहा है कि जो 2 है, जो x हमारा यही है, वह क्या है, 10 से छोटा या 10 के बराबर है, और लेकिन वो कैसा है, सम है, तो यह क्या है, इसके बराबर, इसके सभी अवयव इसमें मिल रहे हैं। अगर हम इसका यही करेंगे, जब सम है और 10 के बराबर क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10, सभी अवयव मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि a बराबर b है। यहाँ लिख देंगे सभी अवयव क्या हैं, समान हैं। चौथा में क्या कहा गया है, चौथा में इन्होंने कहा है x कोलन x संख्या 10 का गुणज है, संख्या 10 का गुणज है। और b बराबर इन्होंने क्या दे रखा है, 10 15 20 25 30 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से इन्होंने दे रखा है। तो देखिए 10 का गुणज का मतलब क्या होगा, 10
20, 30, 40 इस प्रकार से होंगे। तो इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें 20 है, इसमें भी 20 है, इसमें 30 है तो इसमें भी 30 है, लेकिन ये 25 और 15 कहाँ से आ गए? तो इसका मतलब है 10 का गुणज नहीं है, इसमें सभी अवयव 10 के गुणज नहीं हैं। तो A इज नॉट इक्वल टू B, यानी जो समुच्चय A है वह समुच्चय B के बराबर नहीं है, क्योंकि 10 से ना कि 15 कटेगा ना ही 25 कटेगा। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा गया है समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो इन्होंने दिया है ए में दिया है 2, 3, मंझला कोष्टक बना लिया जाए 2, 3 और बी बराबर इन्होंने क्या दे रखा है x:x समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0 का एक हल है। अब हम देखेंगे कि यह 2, 3 इसका हल है कि नहीं है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। x² + 5x + 6 बराबर क्या हो गया 0। दो घात समीकरण दिख रहा है तो 3 दूना 6, 3 2 5 हो जाएगा। x² प्लस इसको लिख सकते हैं 3x, इसको लिख सकते हैं 2x + 6 बराबर 0। यहाँ से x कामन लेंगे तो आएगा x + 3, यहाँ से क्या कामन लेंगे 2, यहाँ से भी क्या आ जाएगा x + 3 बराबर 0। तो x + 3 और x + 2 बराबर 0। तो देखिए जब x को पक्षांतर करेंगे तो हमको x बराबर क्या मिलेगा -3, जब इसको करेंगे तो क्या मिलेगा x बराबर -2। इसके जो अवयव आ रहे हैं b के वह कितना आ रहे हैं -3, -2 और a कितना दे रखा है 2, 3। क्या दोनों मिल रहे हैं समान युग्म में? तो नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन्होंने क्या पूछा है कि समान है या नहीं, तो हम कह सकते हैं समान नहीं है, यानी a इज नॉट इक्वल टू b, यानी a b के बराबर नहीं है। अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा इन्होंने क्या कहा है। दूसरा इन्होंने क्या कहा है देखा जाए। इन्होंने दिए हैं फॉलो, हटाइए उस सबको देख लिया जाए। फॉलो यह दिए हैं a बराबर, यह मंझले कोष्टक में है। इसी को जो b बराबर इन्होंने क्या दे बना के रखा है WOLF। तो पूछ रहे क्या सभी अवयव मिल रहे हैं? तो सही बात है, जब हम लोग इसको जब इसका बनाते हैं तो इसको हम एक वर्ड एक ही बार लेते हैं। तो F यहाँ पे भी, S यहाँ पे भी है, O यहाँ पर है, O भी यहाँ पर है। L 2 है तो एक L लेंगे और फिर उसका O तो हम ले ही चुके हैं, फिर क्या है W। सभी अवयव मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू B है। या तो आप पीछे पढ़ चुके हैं पहले ये अभ्यास में ये सब। दूसरा देखते हैं, इसके बाद कौन सा है लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6। इन्होंने कहा है कि नीचे लिखे हुए समुच्चय में से समान समुच्चय छांटना है। तो A बराबर 2, 4, 8, 12 इन्होंने दे रखा है और B बराबर इन्होंने क्या दे रखा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। C बराबर इन्होंने क्या दिया है 4, 8, 12 और 14। D बराबर इन्होंने क्या दे रखा है 3, 1, 4, 2। E बराबर इन्होंने क्या दे रखा है -1, 1। फिर उन्होंने F बराबर दिया है 0, 1 और H बराबर इन्होंने क्या दे रखा है 0, 1। हमको समान समुच्चय छांटना है। तो देखिए इसमें समान समुच्चय कौन कौन से हो सकते हैं, ढूंढा जाए। 2, 4, 8, 12 किसी में दिख रहे हैं क्या? इसमें देखिए 4, 8, 12, 4, 8, 12 दिख रहा है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 14 है, जिसका मतलब यह दोनों समान नहीं हैं। इनको हटाइए साइड में। अगला देखा जाए
1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी बी और डी हैं, तो हम कह सकते हैं बी और डी, ये दोनों तो समान हो गए। और कोई मिल रहा है क्या? और उसमें जी छूट गया। एक आपका जी भी है, छूट गया। चलिए यहीं पर लिख देते हैं जी है 1 कामा -1, तो जी और ई देखिए मिल रहे हैं, -1 कामा 1, तो हमारा ई बराबर किसके होगा? जी के। और बाकी कोई भी अवयव नहीं मिल रहे हैं, तो यानी कोई भी अवयव समान नहीं, निश्चित समान, यही सब हमें 4 अवयव दिए हैं। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 1.2 खत्म हो चुकी है। अब हम अगली प्रश्नावली 1.3 अगले वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग इन सब प्रश्नों को, सवालों को हल करते रहिए। अगर जो भी समस्या आती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सलूशन आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको सवाल समझ में आया, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके पास बुक नहीं अभी भी है, तो आप प्ले स्टोर से जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।